दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा टॉपिक जो आज है, अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नातेदारी के प्रकार। आखिर क्या फंक्शन है किनशिप का, तो क्या है फंक्शन देखते हैं। कहते हैं व्यक्ति और समूहों के लिए सामान्य अर्थ में नातेदारी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहते हैं नातेदार जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं और कई वक्त तो हमारे बुरे समय में भी काम आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी से गाढ़ा होता है, यानी रक्त जो होता है पानी से गाढ़ा होता है और रक्त का संबंध बहुत ही विशाल होता है। नातेदारी व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा व सहायता भी देते हैं, यानी सुरक्षा के साथ साथ भी सहायता भी देते हैं और इसलिए नातेदारी जो है अपना अपना विशेष स्थान रखता है। नातेदारी एक ऐसी समूह होती है जो व्यक्तियों को उसकी पहचान देती है। देखिए कहते हैं जब नातेदार होता है तो हम उसकी एक पहचान बन जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से अगर आप मैरिज करते हो तो उसका मतलब है कि या तो वो पति कहलाएगा या पत्नी के रूप में होगी, तो वो एक नाम पड़ जाता है। और नाम पड़ने से क्या हुआ, जैसे ही आपने उससे मैरिज किया उसके परिवार के हर एक सदस्य आपको किसी न किसी रूप में आपके नातेदार बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नातेदारी के जो है ये सारे कार्य हो जाते हैं और वो आपके लिए सुरक्षा और सहायता सदैव देने के लिए तरपत्ते रहेंगे, यानी सदैव ही तैयार रहेंगे और इससे जो है आपको आर्थिक तौर से मजबूती भी मिलेगी। तो यही बात है कि नातेदारी में सबसे बड़ा ये कार्य तो यही होता है कि सुरक्षा और सहायता देने के लिए ये वचनबद्ध होते हैं। ठीक है, यह नातेदारी ही है जो व्यक्तियों का एक निश्चित प्रतिष्ठा देती है, यानी आपको एक प्रतिष्ठा मिल जाती है। और वो सब क्यों मिलती है? नातेदारी की वजह से। नातेदारी पिता होते हैं और माँ होती है, भाई होता है और इस तरह उसका एक निश्चित दर्जा भी होता है। नातेदार होने के नाते व्यक्ति समूह में अपनी निश्चित भूमिका भी निभाता है, यानी सबका अपना एक भूमिका मिल जाता है और इसी भूमिका को सभी व्यक्तियों को अदा करना पड़ता है, क्योंकि जो कि ज़रूरी भी है। अगर आप भूमिका अदा नहीं करोगे, आप उसको सही रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चलोगे तो वो जो है नातेदारी टूट जाती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो संकट की अवस्था में नातेदार सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं और इसी तरह प्रसन्नता की घड़ी में नातेदार सम्मिलित भी होते हैं, यानी नातेदार ही होते हैं जो कभी कभी बुरे अवस्था में दौड़ के हमें सहायता करने आते हैं और कभी कभी जो अच्छी घड़ी होती है, प्रसन्नता वाली चीज़ें होती है तो उसमें भी वो सम्मिलित होती है। तो इसी को ही नातेदारी कहा जाता है। नातेदार का जो है शामिल होना व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और ताकत प्रदान करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर बाई चांस दुर्घटना हो जाता है तो वो व्यक्ति असहाय रहता है, लेकिन जैसे ही उसके कोई अपने आ जाते हैं उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं ये सारे चीज़ें में जो है नातेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे हमें मानसिक मनोवैज्ञानिक जो है ताकत प्रदान मिलता है और सहायता मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात। हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आप आ गए देखने के लिए, यही मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और मन शांत हुआ। तो ये सारे की बात एक ही पर दर्शाता है कि हमारे जो अगर रिश्तेदार आते हैं हमें खुशी मिलती है और हम प्रसन्न भी होते हैं। नातेदारी समूह परिवार के विभिन्न सदस्यों के जो है पारंपरिक संबंधों को बताता है, यानी क्या संबंध है, उनसे क्या हमारा रिश्ता है, ये चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। नातेदारी संबंध में अपेक्षित व्यवहार करके एक व्यक्ति जो होता है नातेदार समूह के सभी सदस्यों का जागरूक कर देता है, यानी अपेक्षा जो की जाती है व्यवहारों में, इससे जो होता है हर एक व्यक्ति को समझ आती है और हर एक व्यक्ति जो है जाग जाता है। नातेदारी के सदस्य एक दूसरे के प्रति भाई और बहन जैसे व्यवहार ही करते हैं, यानी उनका जो सब प्रेम होता है वो भाई बहन जैसा ही होता है और एक दूसरे को सदैव ही सहयोग देने के लिए अग्रसर होते हैं। वो एक दूसरे से परिवार के सदस्यों की तरह जब आवश्यकता होती है सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं समाज में अगर रहना है तो सहायता भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। इस सहायता से व्यक्तियों की जो है संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक शक्ति बढ़ जाती है, यानी कोई व्यक्ति आपको सहायता भी करे, कहते हैं 2 रुपया का भी सहायता करे तो आपको इससे जो है मानसिक जो है काफ़ी मनोबल बढ़ता है। कोई व्यक्ति आपके साथ तो है ना, आपके दुख सुख में है तो सही, तो उसे ही नातेदारी कहते हैं और इससे मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक शक्ति और जो है संवेगात्मक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यदि एक फैक्ट के रूप में हम बात देखें तो कहते हैं पारंपरिक समाजों में और एक सीमा तक आधुनिक समाजों में भी नातेदारी व्यवस्था परिवार, वंश और गोत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी देखा जाए तो पारंपरिक समाजों में जो परंपरागत समाज चल रही है, कहते हैं एक सीमा तक एक आधुनिक समाजों में भी जो नातेदारी होती है वो परिवार, वंश, गोत्र को
मजबूत करने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि इससे नातेदारी के कारण ही ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एक ही वंश के लोग मिलजुल कर परिवार के प्रकार्य जैसे कि जन्म के संस्कारों, विवाह और मृत्यु में भाग लेते हैं। यानी कहते हैं, अगर देखिए कभी कहते हैं बुरा हो जाता है तो अपने रिश्तेदार ही दौड़े हुए आते हैं और हमें हेल्प भी करते हैं, क्योंकि एक ही वंश के लोग मिलजुल कर परिवार के प्रकार्य जैसे कि जन्म से लेकर संस्कार और विवाह और मृत्यु में भाग लेते हैं और उनका वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। वंश के लोगों का जो है कुल देव सामान्य होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर कोई वंश के लोग हैं तो उनके कुल देवता जो होते हैं सामान्य होते हैं, उनके कुल देवता चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाता है और इसलिए वे सामान्य प्रतिबंध जो पूजा और दैनिक संस्कारों में जुड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो ये नातेदारी के कारण ही जो होता है, इनके संस्कार, इनकी पूजा, इनके पाठ सब के सब एक जैसा ही होता है, यानी अलग नहीं होता है। उसमें भागीदारी भी कहते हैं, इसे हम भागीदारी का नाम भी दे सकते हैं। एक ही वंश के लोग इस भावना से प्रभावित होते हैं कि वो एक परिवार के हैं और इसलिए उन्हें परिवार की परंपरा और परिवार के नाम को बनाए रखना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वंशागत है, यानी वंश से आता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर परिवार के नाम को बनाए रखना और परिवार के जो है परंपराओं को लेके चलना, इनका सबसे बड़ा दायित्व रहता है। एक परंपरा का समाज में नातेदारी समूह, जिन्हें हम गोत्र कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नातेदारी का यह बहुत ही बड़ा समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक कलात्मक पूर्वज से ही मानते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं एक परंपरा का समाज में नातेदारी जो गोत्र होता है, आपको पता है गोत्र जो होता है, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोत्र का मतलब यही होता है कि आप किस गोत्र से संबंध रखते हो, आपका कहाँ तक जो है विस्तृत है। तो ये गोत्र आता है, इसमें दादा दादी परदादा आ जाते हैं। अपनी उत्पत्ति एवं कलात्मक पूर्वजों को मानते हैं, क्योंकि जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, उन बात को मानते हैं। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की बात करें, अपने पूर्वजों की बात करें, तो संभवतः ये बात सभी के समक्ष आता है कि ये एक ही रहे होंगे, क्योंकि आज बेशकली हम कई रूपों में बदल गए हैं, कई स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पेडिग्री चार्ट भी बनाओगे तो इससे भी आपको जाहिर होगा कि हम आए कहाँ से थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। ऐसा व्यवस्था में उनके दिन प्रतिदिन का सहयोग और दृढ़ बंधन बहुत ही स्पष्ट होते चला जाता है। अगर पेडिग्री चार्ट बनाते हो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको यहाँ पर जो सहयोग और बंधन, जो दृढ़ बंधन बहुत ही स्पष्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अधिकांश हिंदुओं में एक गोत्र के सदस्य अंतः विवाह नहीं करते हैं। यानी ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक ही गोत्र के सदस्य अंत विवाह नहीं कर सकते हैं, ये वर्जित माना गया है, क्योंकि उनके जो रक्त एक ही जैसे होते हैं और ये साइंस भी यही बात कहता है कि रक्त संबंध जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, न कि अपनों में होना चाहिए। इससे कई तरह के बच्चों में जेनेटिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अपने आप को भाई बहन समझते हैं और इसलिए इनमें जो है विवाह का संबंध नहीं हो सकता। इस तरह गोत्र वैवाहिक संबंधों का नियंत्रण करता है। यानी गोत्र जो दोस्तों होता है वो वैवाहिक संबंधों को भी नियंत्रण करता है, जो कि जरूरी भी है और ये समाज इसको मान्यता भी देती है कि हमें जो है अपने गोत्र में मैरिज नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसे खून जो होता है जो है पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये सगे संबंधी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो इसको ये समाज जो है मान्यता नहीं देता है। कहते हैं गांव के लोग अपने काल्पनिक नातेदारों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। यानी जो काल्पनिक, यानी गांव में अगर देखोगे जो आपके रिश्तेदार नहीं होते हैं, दूर के होते हैं, यानी काल्पनिक नातेदारी के नाम भी जिसको दिया जाता है, उनको भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनसे भी उनको कई मानने में समय रहते आवश्यकताओं की पूरा भी होता है। पारंपरिकता और निष्ठा को पक्का करने के लिए यह नातेदारी समूह एक दूसरे की सहायता भी सदैव करते रहते हैं। अगर ऐसा न करे तो काल्पनिक भूमिका केवल रक्त या विवाह तक ही सीमित हो जाते हैं। तो देखिए कहते हैं आज विवाहित समूह और रक्त समूह के अलावा भी कहते हैं काल्पनिक नातेदारी होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सदोहर और मित्र जो होते हैं कई मानने में हमारे हेल्प भी करते हैं, इसलिए काल्पनिक नातेदारी को भी यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त पे जो है हमारे काल्पनिक नातेदार ही काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी कहते हैं रक्त और विवाह के द्वारा जुड़ी हुई नातेदारी भी हमारा जो है मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन काल्पनिक नातेदार भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं।
कहते हैं अगर सब प्रकार के नेताधारी एक दूसरे के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो हर तरह के जो नातेदार होते हैं उनके लिए राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक लाभ के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर समाज में अदा भी करते हैं। वो एक दूसरे को महत्वपूर्ण सूचना देते हैं और जहाँ तक संभव हो शारीरिक, भौतिक और मानसिक सहायता भी करते हैं। यानी जितना हो सकता है इनका कोशिश रहता है कि शारीरिक, भौतिक और मानसिक सहायता किया जाए जिससे कि इनका जो है आगे प्रोग्रेस हो। और इस तरह एक दूसरे की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो है चुनाव जीतने में पूरा भी करते हैं। वो रिश्तेदार जो अच्छी स्थिति में होते हैं अपने रिश्तेदारों को नए उद्योग, धंधे और व्यापार बढ़ाने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी नातेदार भी जो होते हैं हमें व्यापार करने के लिए जो है पैसे देते हैं, अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसको भी पूरा करती हैं। तो ये इसीलिए ही होते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही होते हैं। इस भांति जो है सहायता का एक दूसरे का आधार भी बन जाता है। यानी देखा जाए तो सहायता करने की बात जो है यहाँ आधार बन जाता है जिससे दोनों का जो है आवश्यकता है पूरा हो जाता है।